जय हिंद सभी लोगों को। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर और डिफेंस उस्ताद जो है उसका मैं फाउंडर हूँ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर वीकली करंट अफेयर्स ऑफ 15 टू 21 फैब 2025। ये सारे करंट अफेयर्स आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे सीडीएस स्टडी मटेरियल ड्राइव। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सीडीएस से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है। आप मेरे बारे में वैसे जानते ही, जैसे मैंने आपको बताया, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और एफकैट की प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ। ऑनलाइन जो प्रिपरेशन होती है वो तो होती ही है, इसके साथ साथ ऑफलाइन प्रिपरेशन भी हमने लॉन्च कर दी है। अभी करंटली हमारा जो है वो प्लाटून बैच रनिंग है। प्लाटून वन बैच स्टार्ट हुआ था मई में, जब आपका इंडो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर चला था उस टाइम पे। ये हमने बैच लॉन्च किया था फॉर द 4 मंथ्स। एंड हमारा एम था इस बैच से ऑल इंडिया रैंक्स निकाली जाएं और सब बच्चों का एग्जाम क्लियर करवाया जाए, जो कि होपफुली एक बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे चल रहा है। इसमें से काफी सारे बच्चे एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं जो काफी ज्यादा रेगुलर रहे हैं, जिन्होंने 90% से ज्यादा मुझे अटेंडेंस दी है और जिन्होंने वो कमिट जो किया था वो उन्होंने परफॉर्म किया है। दीज पीपल आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन, है ना। जो लोग पूरी तरह इंस्ट्रक्शंस फुलफिल नहीं करते उनके बारे में आई रियली कांट वाउच, बट मेरे मेरे तकरीबन सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। देखो, ये जो बैच है ये बैच एक ऑफलाइन बैच है और हमारा अपकमिंग बैच जो है सीडीएस 2026 के लिए, इसके लिए हमारे दो बैच आएंगे। पहला आएगा आपका प्लाटून 2 और उसके बाद में प्लाटून 3। सबसे पहले प्लाटून 2 आएगा और प्लाटून 3, दोनों ही बैच जो है, प्लाटून 2 की ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का रहेगा। और जो प्लाटून 3 है उसकी ड्यूरेशन आपका जो है वो अराउंड 4 to 4.5 मंथ रहेगा। बट दोनों बैचों को मर्ज ऐसे किया जाएगा कि दोनों को इक्वल टाइम मिले। ठीक है। बैचेस हमारे स्टार्ट किए जाएंगे फ्रॉम सितंबर एंड से हम बैच स्टार्ट कर देंगे। लोकेशन जो है वो है हमारी नोएडा सेक्टर 62। ठीक है। नोएडा सेक्टर 62 में आपका बैच जो है रन किया जाएगा। बैच की जो स्ट्रेंथ है इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 40 to 50। 40 to 50 ही क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने इस बार 25 स्टूडेंट्स लिए थे। मुझे समझ में आ गया कि 25 स्टूडेंट के साथ मैं कितना काम कर सकता हूँ, तो मुझे पता है कि 40 to 50 स्टूडेंट्स के साथ भी मैं आराम से डील कर सकता हूँ। आप लोगों को बैच में मिलता क्या है? बैच में आप लोगों को जो है वो मिलेंगे प्रिंटेड नोट्स। प्रिंटेड नोट्स भी आपको बैच में मिलते हैं। प्रिंटेड के साथ साथ आपको जो है प्रिंटेड, आप समझ लीजिए, करंट अफेयर्स की जो शीट्स हैं वो भी हमें मिलती है। आप लोगों को हर सब्जेक्ट के बेसिस पे, सब्जेक्ट खत्म करने के बाद सब्जेक्ट वाइज मॉक्स जो हैं वो भी कंडक्ट किए जाते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपका जो है मॉक जो हमने आज कंडक्ट किया था दैट वाज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 2। ठीक है, 1 घंटे का मॉक था, ये भी हम कंडक्ट किया। इसके साथ साथ आपको डेली रिटन असाइनमेंट जो है वो भी देने पड़ते हैं। डेली रिटन असाइनमेंट्स आपके तकरीबन हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल, हमने खत्म किया क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी खत्म किया है तो ऑब्वियस सी बात है क्लाइमेटोलॉजी का एक असाइनमेंट होगा। अभी असाइनमेंट एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही रहता है। मतलब कि आप यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में, जैसे स्कूल में हम आंसर्स लिखते थे वैसे आप आंसर भी यहाँ पर लिखते हो। ठीक है, तो दोनों चीजें जो है वो आ जाती है। तो प्रिंटेड नोट्स हैं, प्रिंटेड करंट अफेयर्स हैं, मॉक्स हैं, डेली रिटन असाइनमेंट्स है, प्लस आपकी जो अटेंडेंस है उसको रेगुलराइज किया जाता है। मतलब कि आपकी अटेंडेंस को थॉरोली चेक किया जाता है। एक प्राइवेट हॉस्टल के साथ में हमारा टाई अप भी है, वहां पर हम आपको फैसिलिटेट भी करवा सकते हैं, जहां पर आपको हमारी तरफ से एक्सटेंसिव फैसिलिटी हॉस्टल की तरफ से मिल जाती है। ठीक है। तो आपकी अटेंडेंस प्लस आपके हॉस्टल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो सब देखना भी एक तरीके से मेरा ही काम आ जाता है, तो वो सारी डिफिकल्टीज के साथ भी हम भी डील करते हैं। ठीक है। अटेंडेंस है, अटेंडेंस मॉनिटरिंग है, हॉस्टल है, और उसके साथ साथ मतलब लाइक लिटरली बहुत सारे फीचर्स ऐसे आ जाते हैं जो आपको किसी नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर जितना वर्क किया जाता है आपके साथ में वो किसी और के साथ में नहीं होगा। ठीक है। 40 से 50 बच्चे रहेंगे और 40 से 50 बच्चों का असाइनमेंट्स को चेक करना, असाइनमेंट के साथ में डील करना, थॉरोली सारी रेगुलर चीजों को देखना, ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। ठीक है। एंड इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। तो सीडीएस के साथ साथ वैसे तो हमारा एनडीए वाला बैच भी आएगा, बट एनडीए के लिए हम थोड़ा बाद में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, पहले हम सीडीएस के लिए कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये सीडीएस स्पेसिफिक बैच है, सीडीएस वन 2026 के लिए। सीडीएस वन आपका मेरे ख्याल से 12 अप्रैल 2026 को काउंट कंडक्ट किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम तो उसके लिए भी बचा नहीं है, वही आपके सितंबर के बाद में देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया 6 महीने, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, इस बार 4 महीने का बैच था, लेकिन अब जो बैच है वो आपके 5 महीने और साढ़े चार 5 महीने के आसपास के ही रहेंगे। बहुत ज्यादा लंबा बैच को हमें खींचना नहीं है जबरदस्ती। आप लोगों का रोक के नहीं रखना कि भाई बहुत ज्यादा रुको, ये करो वो करो, नहीं। सीडीएस की प्रिपरेशन ऑनलाइन तरीके से देखा जाए तो ऑनलाइन 3 से 4 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट होती है ना। और अगर ऑफलाइन देखा जाए तो ऑफलाइन में 4 से 5 महीने मोर देन सफिशिएंट होते हैं सीडीएस की प्रिपरेशन में, जिसमें थ्योरी भी कवर करनी होती है, जिसमें मॉक्स भी कंडक्ट करने हैं, असाइनमेंट्स भी करने हैं, और भी बहुत सारी चीजें और बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, लाइक विजिट्स वगैरह जो है वो हम लोग कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे हम लोग नेशनल म्यूजियम में गए, ठीक है, नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली का है वहां पर गए, सो दैट आप लोगों को दिखाया जा सके कि एग्जैक्टली एंशियंट हिस्ट्री में आप क्या पढ़ने वाले। इसी तरीके से और भी विजिट जो है वो प्लान की जाती है। इस बार तो काफी सारी विजिट कम हो गई, बिकॉज बारिश का मौसम जो है वो काफी ज्यादा है, तो कई सारी विजिट को पोस्टपोन करना पड़ा। बट अगले बार से क्या होगा, सितंबर के टाइम से मौसम अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा टिल द टाइम ऑफ अप्रैल। तो एज यूजुअल कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली एनसीआर इज द बेस्ट प्लेस टू डू दैट। डीएम कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर नंबर पे, ताकि मैं आपकी सीट को सिक्योर कर सकूं। ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन हमने ऑन नहीं किए हैं, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन आपके मंडे या फिर संडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट किए जाएंगे। लेकिन तब तक आप अपने नाम के साथ में डिटेल्स भेज सकते हैं और अपनी सीट को एडवांस में सिक्योर कर सकते हैं। 40 से 50 लोग ही लिए जाएंगे, और उसके बाद में मैं आपको फर्दर बता दूंगा दैट व्हाट आर गोइंग टू बी द डिटेल्स। जैसे एक यूजुअल डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो शायद आप लोग ना पता हो। चलो मैं लास्ट में बताऊंगा ओटी और आईएमए के बारे में, पहले हम लोग ना करंट अफेयर्स कर लेते हैं, नहीं तो बोलोगे यार सर तो प्रमोशन 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 करने पे लगे हैं। भाई ये भी जरूरी है, रोजी रोटी के लिए जरूरी है। ठीक है, चलो। सबसे पहले यूनेस्को ने लॉन्च किया इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन को। इस कैंपेन के द्वारा 10th एनिवर्सरी को रिमेंबर किया गया है ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ, सॉरी, वुमेन एंड गर्ल इन साइंस एंड साइंस। ठीक है, और इसके द्वारा हाईलाइट किया गया है कि डाइवर्सिटी, यानी कि अगर आप वुमेन को जितना ज्यादा साइंस में इंट्रोड्यूस करते, जितना ज्यादा डाइवर्सिटी आप इंट्रोड्यूस करते हो, उतना ज्यादा ही बेटर होता है इन सब के लिए। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2015 में 11 फेब को जो है टेडी डे के तौर पे भैया नहीं मनाया, उन्होंने बोला इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स के तौर पे इनको सेलिब्रेट किया जाएगा। आगे बात करेंगे निमहंस की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। निमहंस जो है इन्होंने अपना 50th इंस्टीट्यूट डे सेलिब्रेट किया है। 1972 में इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था इन बेंगलुरु। उस टाइम का बेंगलोर जो है, इनका काम आ जाता है अनपैरेलल्ड पेशेंट केयर, यानी कि मरीजों का केयर करना। ठीक है, रिसर्च करने का काम भी इनको दिया गया है, और इसके साथ साथ कटिंग एज ट्रेनिंग, नई नवीली ट्रेनिंग देने का काम भी है। तो इसको ट्रिपाइटेड काम कहा जाता है। इनको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है 1994 में। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का स्टेटस भी दिया गया है पार्लियामेंट के एक सेपरेट एक्ट के द्वारा इन 2012। यानी कि इनको नोडल सेंटर भी घोषित किया गया है फॉर द टेली मानस। टेली मानस क्या है? टेली मानस इज टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेशनली एक्शनेबल प्लान थ्रू स्टेट प्रोग्राम। ठीक है, टेली माइनस की टोल फ्री हेल्पलाइन है 14416, ये मेंटल हेल्थ के साथ डील करती है। नेशन वाइड अवेलेबल है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज बहुत सारी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। आगे नमस्ते स्कीम की बात करते हैं। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के जो मिनिस्टर हैं, एंड एम्पावरमेंट जो आ जाता है मिनिस्ट्री, इन्होंने पीपीई किट्स और आयुष्मान कार्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। किसको किए हैं? वो किए गए हैं आपके सीवर एंड सेप्टिक, SEPTIC, सेप्टिक टैंक वर्कर्स को किया। और ये सब नमस्ते स्कीम के अंडर में किया गया। नमस्ते स्कीम का काम ही है कि सैनिटेशन वर्कर्स को फॉर्मलाइज किया जाए, मैकेनाइज्ड जो क्लीनिंग है उसको इनिशिएट किया जाए, और उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। आप सबको पता है कि देश भर में इस तरीके की मैनुअल स्कैवेंजिंग से या मैनुअल क्लीनिंग से बहुत सारे सीवर वर्कर्स की, सेप्टिक वर्कर्स की डेथ होती है। इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी डेमोक्रेसी में, जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी है, उसके अंडर में भाई ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
अभी एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किस किस का इनिशिएटिव है भैया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दोनों का है। ठीक है। इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन वाली जो एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम आ जाता है ये, मतलब इसको वैसे नाम नहीं दिख रहा होगा आपका, लेकिन आप इसको समझिए, NSKFTC, यानी कि नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इतना सारा टाइप नहीं हो पाता, इसलिए कई सारी चीजें मैं स्किप कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैं सच में नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा रहे, क्योंकि बाकी जो की पॉइंट्स है, जो की चीजें हैं, वो आप लोग ऑलरेडी PDF में से पढ़ सकते हैं। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको प्रिंटेड नोट्स इसके दिए जाते हैं, ताकि स्क्रीन टाइम उनका थोड़ा कम रहे। ड्यूरेशन 2023 से लेके 2026 तक है, यानी कि 3 साल तक। टारगेट ग्रुप वही है उनका, सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं और वेस्ट पिकर्स हैं। 2024 में जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, उनको भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब वो कचरा बीनने के लिए जाते हैं, रैक पिकर्स के तौर पे काम करते हैं। तो आपको पता है कि जो जितनी भी डंप साइट्स होती हैं या डंप फिल्स लैंड फिल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे मीथेन जो है वो आपकी एक्सक्रीट करती है। तो जहां से भी मीथेन निकलती है वो भी हार्मफुल रहता है ह्यूमन बींग्स के लिए। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज इक्विवेरिन की। तो 13th एडिशन जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरिन का, वो इंडियन आर्मी और मालदीव का डिफेंस, नेशनल डिफेंस फोर्सेस के बीच में मालदीव में ही कंडक्ट की गई। बायलैटरल एनुअल एक्सरसाइज है, दो ही देशों के बीच में होती है, एनुअली किया जाता है इसको। इक्विवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स। ठीक है। और ये किस लैंग्वेज में है? इस लैंग्वेज का नाम है दिवेही। दिवेही लैंग्वेज, जो कि मालदीव में बोली जाती है। देन अनामुदी शोला नेशनल पार्क, केरल ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है, इनसे अप्रूवल ले लिया है कि हम एक चेक डैम जो बनाने जा रहे हैं। कहाँ बनाएंगे इसको? इसको बनाया जाएगा सिलहंदी रिवर पर। ठीक है। किससे बनाया जाएगा? एक फॉरेस्ट लैंड जो है वो यूज किया जाएगा, जो कि लाया करता है अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क में। कहाँ पर है भाई? ये रहा, अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क। ठीक है। अब देखो, सिलांदी रिवर की पहले अगर हम बात करते हैं, तो ये ट्रिब्यूटरी आ जाती है अमरावती रिवर की। अमरावती रिवर जो है वो बदले में जाके कावेरी रिवर को पानी फीड करती है। यानी कि ये जो पूरा एरिया है, ये हमारा आ जाता है वेस्टर्न घाट्स वाला इलाका। साफ साफ दिख ही रहा है हम सबको। वेस्टर्न घाट्स में भी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है इदुक्की। इसके आसपास अगर आप देखोगे तो इराविकुलम नेशनल पार्क है, वो भी लाई करता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ पराम्बिकुलम जो नेशनल पार्क है, वो भी यहाँ पर लाई करता है। पंपादम शोला नेशनल पार्क भी है। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर लाई करती है। ठीक है। और उसके साथ साथ मथी कीर्तन शोला पार्क जो है वो भी यहाँ पर आता है। ये शोला का मतलब होता है टेम्परेट। टेम्परेट मतलब बढ़िया मौसम वाला, है ना? जो ट्रॉपिकल है, तो वैसे ट्रॉपिकल एरियाज में, लेकिन जो थोड़ा ठंडा ठंडा सा रहता है, हैबिटेबल रहता है, उसको टेम्परेट बोला जाता है। अब यहाँ की जो टॉलेस्ट पीक है उसका नाम है अनाई मुडी, सॉरी, अनाई मुडी। ये टॉलेस्ट पीक है यहाँ की, 2695 मीटर आ जाता है। और इसके फ्लोरा की बात करें तो ये सदर्न सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे कुछ माउंटेन वाले एरियाज पड़ते हैं, तो इनको माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और बारिश होने की वजह से ये मॉइस्ट डेसिडियस की कैटेगरी में भी लाई करते हैं। बाकी फोना में तो एलिफेंट, टाइगर, पैंथर, इंडियन बाइसन, नीलगिरी, ताहर, गौर, स्पॉटेड डियर, सांबर वगैरह मिली जाते हैं। उसके बाद में तिरुपरंकुंद्रम हिल, मद्रास जो हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट से कि भैया कम्युनल हार्मोनी को इस हिल पे आपको मेंटेन करके रखना। अब बेसिकली क्या है कि ये लोकेटेड है मदुरई में। मदुरई जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सबसे पहली बात तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। अब यहाँ पर पत्थर को, ये पत्थर दिख रहा है ना, तो यहाँ पर रॉक कट तिरुपरानकुंद्रम टेम्पल लोकेटेड है, जैसा कि आपको ये विजुअल है। 8th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था, पंड्यास किंग के रेन के दौरान। ठीक है। अब लॉर्ड मुरुगन, जो कि आपके कुमार कार्तिकेय जिनको नॉर्थ में बोला जाता है, जो तमिल्स के पुराने देवता हैं, जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं और गॉड ऑफ वॉर भी जिनको कहा जाता है, उनके 6 टेम्पल्स में से एक प्राइम टेम्पल जो है वो यही आ जाता है। अब फिर क्या होता है कि भैया यहाँ पर एक मुस्लिम श्राइन वो बनाई गई, सिकंदर शाह की।
जो मदुरई सल्तनत का लास्ट आपका सुल्तान था। ऑब्वियसली बात है, समवेयर अराउंड 1500 या 1600 के आसपास। तो इंक्रोचमेंट किया गया, अतिक्रमण किया गया, है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पर जैन रिलीजन से रिलेटेड एक केव भी है। बट एज यूजुअल कहीं पर भी सो जाते हैं, उसके बाद में मज़ारें बन जाती हैं। वो वाला प्रोग्राम यहाँ पर भी हो गया है, और फिर अब वही कम्युनल तनाव दो समुदायों के बीच में। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात करते हैं। एमपी जो है वो आपका फर्स्ट स्टेट बन चुका है पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में, जो एक डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लेके आ रहे हैं। इसके जरिए ग्लोबल टैलेंट पूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह किए जाएंगे। मतलब इंडिया के ये जो जीसीसीज हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक हब्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। इंडियन कॉर्पोरेट लैंडस्केप को चेंज कर रहे हैं, ग्लोबल बिजनेस डायनामिक्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब इंडिया के जो जीसीसीज हैं वो आपके FY 2019 में तकरीबन 1430 थे, लेकिन 1700 अब ये पहुंच चुके हैं FY 2024 में। एज ऑफ 2024 जीसीसीज जो हैं उनमें तकरीबन 1.9 मिलियन प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं। मतलब Tier 2 सिटीज को ग्लोबल इनोवेशन हब्स में तब्दील करना। ओंगोल ब्रीड की बात करते हैं तो एक काउ जो ओंगोल ब्रीड को बिलोंग करती है, इसका नाम रखा गया है वियातीना 19। इसने ब्राजील में एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। एक ऑक्शन में 41 करोड़ में इसकी नीलामी हुई है। इसको इंडिया में नेल्लोर ब्रीड के नाम से जाना जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश को बिलोंग करती है। और काफी बड़ा एनिमल होता है ये। इसके फ्रेम्स भी देखेंगे तो काफी ज्यादा इसके अंदर में मसल्स वगैरह भी आ जाती हैं। इसका ये जो फॉर हेड है ये काफी ज्यादा ब्रॉड रहता है, ठीक है, आईज के बीच में, और काफी प्रोमिनेंट है, इजिली विजिबल है। आईज आपकी जो है एकदम कटीली टाइप की, यानी कि ऐसी इलिप्टिकल रहती हैं, जो एकदम टिपिकल फीचर होता है एनिमल्स में, बढ़िया वाला, है ना। इसके साथ साथ हमारी अगर इंडिजिनियस ब्रीड्स की बात करते हैं तो हमारी और भी बहुत सारी गायें आ जाती हैं, जैसे कि गिर। गिर जो है वो आपको गुजरात में मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ हलिकर जो है वो आपको कर्नाटक में मिलेगी। फिर हमारी आ जाती है खिलारी, जो कि मिलेगी महाराष्ट्र में। और फिर एक आ जाती है थर पारकर। थर पारकर आती है राजस्थान में। और एक और आती है देवनी। देवनी आती है इन आंध्र प्रदेश। फिर हम बात करेंगे जगदीश चंद्र बोस 1858 टू 1937, प्रोमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने JC बोस ग्रांट जो है उसकी स्थापना की घोषणा की। एक ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा सीनियर इंडियन साइंटिस्ट के रिकॉग्निशन को, कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये पहले ऐसे एशियन थे जिनको यूएस पेटेंट दिया गया था इन 1904। रेडियो माइक्रोवेव्स के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए थे। रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स फील्ड को कहा जाता है। इनको फादर ऑफ रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ये प्रूव किया कि प्लांट्स को भी पेन होता है, एंड दे ऑल्सो फील द अफेक्शन। इनके इन्वेंशंस में आपका एक तो आ जाता है क्रेस्कोग्राफ। इससे आप ट्रीज की ग्रोथ को मेजर करते हो। फर्स्ट वायरलेस डिटेक्शन डिवाइसेस भी यूज किए। बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की है। 1917 का एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है। इनको बंगाली साइंस फिक्शन का फादर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ लिटरेरी वर्क्स भी लिखे हुए हैं, जिसको मैंने PDF में मेंशन किया है। उसके बाद इंडिया का पहला इंटरटाइडल बायो ब्लिट्स जो है, उन्होंने बहुत सारे इंटरटाइडल स्पीसीज को रिकॉर्ड किया है, उससे रिलेटेड काम किए हैं। देखो, हमारा ये जो कोस्टल कंजर्वेशन फाउंडेशन प्लस ईस्ट कोस्ट कंजर्वेशन टीम, इन्होंने ज्वाइंटली मिलके इंटरटाइडल बायो ब्लिट्स एक सिटीजन साइंस इनिशिएटिव जो है उसको स्टार्ट किया था, ताकि इंडिया की बायोडायवर्सिटी को रिकॉर्ड किया जा सके। कहाँ पर? इंटरटाइडल जोन्स में। अब ये जो इंटर टाइडल जोन्स होते हैं, इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। इन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया इंडिया के मेनलैंड में। देखो, इंटर टाइडल जोन्स का मतलब रहता है ये वो एरिया होता है जहां पर लैंड और ओशन आपस में मीट कर रहा हो, है ना। एक यूनिक एरिया होता है, यानी कि कई बार ओशन यहां तक पहुंच जाता है, कई बार ओशन रिसीड कर जाता है। इंटर टाइडल जोन नाम से पता चल रहा होगा ना, जहां पर टाइड्स का आना और जाना रहता है। जब हाई टाइड आती है तो ये एरिया हमारा डूब जाता है, और जब लो टाइड आती है तो वो एरिया हमारा एक्सपोज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक अलग तरह का इकोसिस्टम यहाँ जनरेट होता है। बहुत सारी स्पीसीज जो यहाँ पर रहती हैं वो किस तरीके से इन चेंजेस के साथ में सरवाइव करती है, क्योंकि उनके पास हमारी ऐसी फैसिलिटी नहीं है।
कि हाई टाइड आया तो यहाँ चले गए वहां चले गए, ऐसा नहीं होता। तो मॉइस्चर, टेम्परेचर, सैलिनिटी और स्ट्रॉन्ग वेव्स को कैसे वो जो आया है वो विदहोल्ड करती है। अब यहाँ पर अलग अलग आपके जोन्स बनते हैं, स्प्रे जोन बनता है आपका, हाई इंटरटाइडल जोन बनता है, मिडिल इंटरटाइडल जोन बनता है, और लो इंटरटाइडल जो है वो जोन भी यहाँ पर बनता है। इसमें कौन कौन से आपके एनिमल्स और स्पीसीज होती है ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद इंडिया जो है वो एम कर रहा है कि अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को, मतलब जो हम कपड़े बाहर भेजते हैं, टेक्सटाइल बाहर भेजते हैं, इसको हम ट्रिपल कर दें और 9 लाख करोड़ तक पहुंचा दें 2030, ऐसा पीएम मोदी का दावा है। इन्होंने सबसे पहली बात है आपका क्या बोलते हैं, एक हमारा प्रोग्राम है भारत टेक्सटाइल या भारत टैक्स 2025 में, इसको मतलब इन्होंने एड्रेस किया भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, और उन्होंने बोला कि 9 लाख करोड़ 2030 तक हम पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें 5 Fs को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज फार्म, फार्म से फाइबर तक, है ना। फाइबर से फैब्रिक बनाया जाए, फैब्रिक से फैशन बनाया जाए, और फैशन को बाहर पहुंचाया जाए, इसको 5 Fs कहा जाता है। ठीक है। भारत टैक्स जो है ये हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक प्रीमियर इवेंट है। इसके द्वारा एक्सपो किया जाता है, इसमें पूरा हमारा टेक्सटाइल का वैल्यू चेन दिखाया जाता है कि किस प्रकार रॉ मटेरियल से हम जो है फटे वाले जीन्स बनाते हैं, मतलब कि किस तरीके से हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। भाई टॉर्न जीन्स भी तो फैशन प्रोडक्ट्स में से एक आता है। ठीक है। अब अगर हम इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की बात करें तो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 2.3% कंट्रीब्यूट करती है हमारी जीडीपी में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 13% टेक्सटाइल का है, 12% टोटल एक्सपोर्ट्स हमारे टेक्सटाइल के लिए जाते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स है एग्रीकल्चर के बाद। 45 मिलियन लोग जो हैं वो डायरेक्टली टेक्सटाइल के साथ में जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड के 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हम आ जाते हैं टेक्सटाइल और अपैरल के, और इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल और गारमेंट्स का। आगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया ने 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। ये स्टार्ट किया गया था इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 2016 में इन सिंगापुर, पार्टिसिपेशन था 30 कंट्रीज का। यानी कि एक फ्लैगशिप कंसल्टेटिव फोरम आ जाता है उन कंट्रीज के लिए जो इंडियन ओशन रीजन में लाई करती है, रीजनल अफेयर्स के ऊपर में मिल बैठ के चर्चाएं करते हैं। उसके बाद रिसर्चर्स ने एक नई तरीके का ब्रेन सेल्स को ढूंढ निकाला है, इसको नाम दिया है ओवॉइड सेल्स। यानी कि ये एक न्यूरॉन का टाइप होता है जो कि हमारी रिकॉग्निशन मेमोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ब्रेन क्या करता है, ब्रेन ये हमें बताता है कि ये चीज हमारे लिए नई है, ये चीज हमारे लिए पुरानी है, मतलब न्यू थिंग्स एंड द फेमिलियर थिंग्स, और लॉन्ग टर्म मेमोरीज का बेस यहीं से बनता है। तो ओवॉइड सेल जो है इनका नाम इनके शेप की वजह से रखा गया है ना। ये जो इनका शेप है इसकी वजह से इनका नाम ओवॉइड रखा गया, क्योंकि ये एग जैसे दिखते हैं, और ये हमारे ह्यूमंस के एक पर्टिकुलर रीजन में लाया करते हैं, उसको कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। ह्यूमंस में, माइस में और बाकी अदर एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। जब भी हमें कोई चीज नहीं दिखती है ना तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक पूरा प्रोसेस अपनाते हैं जिससे कि आपका कट कॉपी पेस्ट करके हमारे दिमाग में, मेमोरी में सेव किया जाता है। लेकिन इससे क्या किया जा सकता है, इससे फर्दर ट्रीटमेंट इनिशिएट किए जा सकते हैं, लाइक अल्जाइमर्स डिसीज हो गई, ऑटिज्म हो गया, एपिलेप्सी हो गई, इन सब के ट्रीटमेंट्स को इससे इनिशिएट किया जा सकता है, ऐसा अभी तो क्लेम किया जा रहा है। लॉगर हेड टर्टल्स यानी कि कैरेटा कैरेटा की बात करें तो स्टडी के हिसाब से लॉगर हेड टर्टल्स जो हैं वो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन्स की मैग्नेटिक सिग्नेचर्स को रिमेम्बर कर सकते हैं। ये एवोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है। इनको अगर आप देखोगे तो इनका सिर काफी ज्यादा बड़ा रहता है, इनके जॉज जो रहते हैं काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। हैबिटेट की बात करते हैं तो ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में आपको मिलेंगे। टेम्परेट जो वाटर्स हैं वहां पर भी ये आपको मिलेंगे, किस रीजन में, अटलांटिक में मिल जाते हैं, पैसिफिक में मिल जाते हैं, और इंडियन ओशन रीजन में भी मिलते हैं, प्लस मेडिटेरियन जो सी है वहां पर भी आपको मिलेंगे। 70 to 80 ईयर्स या उससे भी ज्यादा ये इनकी लाइफ स्पैन रह सकता है। सारे सी टर्टल्स की तरह ये मेरीन रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, और यूजुअली क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर भी आते हैं टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। कार्निवोरस होते हैं।
यानी कि ये खाते हैं मीट, मीट ईटर्स होते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। ओकेशनली जो है कई बार डिटॉक्स करने के लिए प्लांट मटेरियल भी खाते रहते हैं। नेविगेटर्स भी बहुत बढ़िया होते हैं, फीडिंग साइट्स जो है वहां पर दोबारा लौट आते हैं बहुत लंबे लंबे माइग्रेशन के बाद। इनको इंडियन वाइल्ड लाइफ ने शेड्यूल 1 में रखा गया है, WPA 1972 के हिसाब से, और IUCN ने इनको रखा गया है वनरेबल की कैटेगरी में। एक्सरसाइज कोमोडो की बात करते हैं तो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो जो है वो बाली इंडोनेशिया में स्टार्ट की गई। इसमें इंडिया की तरफ से INS शार्दुल पार्टिसिपेट किया। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस P8I एयरक्राफ्ट ने भी पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले 2014 में इसको लॉन्च किया गया था नॉन कॉम्बैट मिलिट्री एक्सरसाइज के तौर पे। इंडोनेशिया नेवी ने स्टार्ट किया था कि भाई फ्रेंडली नेशंस के साथ में थोड़ा चिल करेंगे। प्रोजेक्ट वाटरवॉर्थ, मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी। मेटा ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम जो है वो उन्होंने लॉन्च किया। इसको नाम दिया प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। इसका टोटल लेंथ रहेगा 50,000 किलोमीटर। सबसी केबल है जो 5 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करेगी, यानी कि फ्रॉम यूएस, यूएस से लेके भैया ये जाएगी आपकी ब्राजील, ब्राजील से लेके जाएगी साउथ अफ्रीका, फिर इंडिया, और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया के आसपास बाकी इलाकों में जाएगी। इसकी डेप्थ डीप वाटर में 7 किलोमीटर तक जाएगी। इनहेंस्ड बरियल मेथड्स यूज किए जा रहे हैं हाई रिस्क एरियाज में, लाइक ऐसे एरियाज जहां पर पानी की गहराई कम है, कोई भी आ जाए और भैया तार काट दे, है ना, शिप्स वगैरह जो एंकर वगैरह डालते हैं या उससे कुछ इश्यू आ जाए तो इनको थोड़ा शिप्स में और ज्यादा गहराई में दफन किया जाए। गल्फ ऑफ अकेबा यानी कि गल्फ ऑफ इलाट की बात करते हैं तो एक नई स्टडी कंडक्ट की गई है और उससे ये देखा गया है कि गल्फ ऑफ अकेबा में कोरल ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम पे रुक गई थी। वो हमारे लिए मैटर का काम नहीं है, हमारे लिए इनकी लोकेशन आ जाती है। गल्फ ऑफ अकाबा की बात करते हैं तो ये जो एरिया है ये कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है रेड सी का। ये गल्फ ऑफ स्वीज है ना। तो ये रेड सी इसके नीचे की तरफ लाई कर जाता है, जो कि अरेबियन पेनिसुला और सिनाई पेनिसुला के बीच में है। दिस इज द अरेबियन पेनिसुला और ये आपका सिनाई पेनिसुला आ जाता है। ठीक है। यहाँ इसके आसपास आपका क्या है कि तिरान नाम की एक स्ट्रेट है जो कि रेड सी को और गल्फ ऑफ अकाबा को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बॉर्डरिंग कंट्रीज में ऊपर की तरफ इजराइल है, यहाँ देखोगे तो इनके पास में इजिप्ट है, जॉर्डन है और सऊदी अरेबिया भी आ जाती है। ठीक है। उसका लेबनान की बात करेंगे जिसकी कैपिटल है बैरूट। तो लेबनान ने बोला है कि यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स जो लेबनान में काम कर रही थी, जिनको बोला जाता है यूनिफिल का जो कॉन्वॉय था बैरूत में, इनके ऊपर जो अटैक किया गया था उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अब लेबनान की अगर आप बात करोगे तो एक छोटी सी स्ट्रिप आ जाती है वेस्ट एशिया में। ये जो पूरा रीजन है ना इसको कहा जाता है लेवांट। लेवांट रीजन है, इसराइल वगैरह ये सब यहीं पे सिचुएटेड है। बॉर्डरिंग कंट्रीज में सीरिया आ जाता है ऊपर की तरफ नॉर्थ और ईस्ट में, इसराइल आ जाता है भैया इनके साउथ की तरफ। ठीक है। और उसके बाद बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज में देखेंगे तो ये आता है हमारा मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी आ गया। ठीक है। मेजर रिवर्स में इनके पास है लिटानी, और है ओरंटेस, और है बाल बैक। इसके साथ साथ हाईएस्ट पीक आती है आपकी कुर्नेट एल सवडा। ठीक है। मेजर वैली आती है इनकी बेका, जिसको अल बिका के नाम से भी जाना जाता है। माउंटेन्स में लेवलन माउंटेन्स आ जाते हैं जिनको बोला जाता है जबल माउंटेन्स और हरमन रेंजेस है। एक टाइम पे ये पूरा का पूरा एरिया जो है क्रिश्चियनिटी से मेजोरिटी से भरा हुआ था। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर इस्लाम का फैलाव हुआ और फिर अब क्रिश्चियन जो है वो यहाँ पर माइनॉरिटी में है। एक काफी लंबा सा इनका जो गृह युद्ध है वो भी चला था। इसके बाद से क्रिश्चियंस को यहाँ से फिर निकाला गया एंड देन इस्लामिक रूल धीरे धीरे करके और स्थापित हो गए। अब एक दिन सुबह की बात है ठीक है, मैं नोएडा में अपने घर में सो रहा था, टाइम बजा था सुबह के 5:35। ठीक। 1 मिनट बाद 5:36 के आसपास क्या हुआ कि तुरंत खिड़कियां खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़ाने लगी। मैंने तुरंत टाइम देखा तो टाइम हो रहा था 5:36। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बाहर आके देखा तो दुनिया एकदम चिल थी, बट आई वॉज क्लियर कि अर्थक्वेक आया है। ट्विटर खोला तो देखा लोगों के एकदम स्टेटस आने लगे कि वॉज इट अर्थक्वेक। तो 4 रिचर स्केल का अर्थक्वेक जो है वो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में आया। अब देखो हिमालयन जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो आते हैं आपके प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। हम सबको पता है हिमालयन रीजन में इंडियन और यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ तो उसकी वजह से हिमालयाज बने।
ठीक है, मतलब ये जो अर्थक्वेक था, ये अर्थक्वेक एक इंट्रा प्लेट इवेंट था। इंट्रा प्लेट इवेंट का मतलब होता है प्लेट के अंदर ही कुछ हलचल हुई है उसकी वजह से, यानी कि इन सीटू ओरिजिनल जगह पर, वहीं पर, यहीं पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम हुआ है। अब ये जो ट्रेमर्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंटेंस थे, बिलीव मी। मैं 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2022 में एक ट्रेमर झेला था, जब मैं 19th फ्लोर पे रहता था। अभी तो चलो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, तो उतना ज्यादा फील नहीं हुआ। 19 फ्लोर से नीचे आने में 15 मिनट लग गए थे भैया, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी। उस टाइम पे मैंने क्लास खत्म की थी सीडीएस के, उसके जस्ट बाद जो है आपका एक अर्थक्वेक आ गया था। ठीक। तो अब ये जो अर्थक्वेक है ना, ये काफी ज्यादा इंटेंस था, क्योंकि इसका जो एपी सेंटर है वो आपका कहाँ था, वो दिल्ली में ही सिचुएटेड था। और अर्थक्वेक काफी शैलो था, यानी कि 5 किलोमीटर की डेप्थ वाला। अब यहाँ पर जो अर्थक्वेक्स हैं, ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर रॉक की वजह से, अर्थ के अंदर फ्लूइड के जो पोर्स होते हैं उनकी वजह से भी आ सकता है। ठीक है। एंड दिल्ली जो है ये रखा गया है सिस्मिक जोन फोर्थ में। मतलब कि सेकंड हाईएस्ट होता है हमारी कंट्री में। सिस्मिक एक्टिविटी की काफी काफी ज्यादा जो है वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। अब गवर्नमेंट अप्रूव्स इंटीग्रेटेड प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा स्कीम टिल 2025-2026। इंटीग्रेटेड पीएम आशा स्कीम जो है 2018 में लॉन्च किया गया। इसका काम है देश के प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस को बढ़ाना। मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इनका काम है फार्मर्स को प्राइस एश्योरेंस देना और प्राइस वॉलेटिलिटी, यानी कि जो दामों में बढ़ोतरी वगैरह होती है एसेंशियल कमोडिटीज की, उसको मैनेज करना। ये कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स को कवर करते हैं, लाइक पल्सेस आ जाती हैं, ऑयल सीड्स आ जाते हैं, और कोपरा जो है नारियल वाला, उसको ये लोग कंपोनेंट को कवर करते हैं। जैसे इसके अंदर में प्राइस सपोर्ट स्कीम है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स हैं, कौन सी क्रॉप्स इनके अंदर में कवर्ड हैं, और क्या छोटी मोटी चीजें आ जाती हैं, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। वैसे ये ज्यादा डिटेल वाला नहीं है। उसके बाद में यूनियन फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को एमएसएमईज के लिए लागू किया गया है, यानी कि आप जो है टर्म लोन ले सकते हैं 100 करोड़ रुपए तक, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। किससे लेके लेंगे? एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से। कुछ ही इंस्टीट्यूशन आपको ये पैसा दे सकते हैं। इसके अंदर में कुछ फीचर आ जाते हैं, लाइक अगर हम इसकी ट्रस्ट की बात करें या फिर फंड की बात करते हैं, तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड जो है आपका एमएसएमई एमसीजीएफ है, इसको बनाया गया है इस स्कीम को मैनेज करने के लिए। किसके द्वारा बनाया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। प्लस इसको मैनेज किया जाएगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक हुली ओन्ड कंपनी है डीएफएस की। गारंटी कवरेज 60% गारंटी कवरेज दिया जाएगा आपका एनसीजीटीसी के द्वारा एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन या एमएलआईज को लोन जो भी सैंक्शन किया जाएगा आपका। एलिजिबल बोरो कौन और होगा? पर्टिकुलर एमएसएमईज वो होंगे जो उद्यम पोर्टल के अंडर में रजिस्टर्ड है। ठीक है। एनपीए नहीं होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होना चाहिए इनका, पहली बात तो ये है। मिनिमम 75% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो इक्विपमेंट और मशीनरी के लिए होना चाहिए। और ड्यूरेशन है 4 साल की, या फिर 7 लाख करोड़ जब तक इश्यू हो जाए, जो पहले आ जाए। तो एमएसएमई जो है वो सेकंड इंजन है हमारी इंडिया का डेवलपमेंट का। 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज है इंडिया में। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत हमारा काम किया है। 45% टोटल एक्सपोर्ट एमएसएमई से जाते हैं, 36% टोटल मैन्युफैक्चरिंग इनसे जाती है, 7.5 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं। और इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताया गया है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब उसके बाद प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है ज्ञानेश कुमार जी को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये पहला अपॉइंटमेंट है सीईसी का अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। 2023 के एक्ट ने 1991 के एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। ईसीआई को और ज्यादा ऑटोनॉमी दी। अब ईसीआई के बारे में आपको पता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 324 से लेके 329 तक आती है। पार्ट आता है हमारा 15th। ठीक है। नेशनल वोटर्स डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 25 को, 2011 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फाउंडेशन को मार्क करने के लिए। 1993 से इलेक्शन कमीशन जो है मल्टी मेंबर बॉडी के तौर पे काम करता है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स इनके पास में रहेंगे। लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट विधानसभा और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का काम जो है वो इनका आ जाता है। 2023 के एक्ट में ईसीआई को थोड़ी ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई, यानी कि इसमें यह बोला गया
कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और बाकी के जो दो ईसीज हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लेवल का सैलरी और बेनिफिट दिया जाएगा। इम्यूनिटी दी जाएगी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से, अगर ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर सर्च और सिलेक्शन कमेटी इनका अपॉइंटमेंट कर दी है। इसके साथ साथ इनका टेन्योर भी फिक्स रहता है, और ईसीज को आपका सीईसी की रिकमेंडेशन पे हटाया भी जा सकता है। बट ये पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर नहीं कर सकते, सीरियस वायलेशन के लिए भी नहीं। तो भैया देखो, ये क्वालिफिकेशंस हैं कि जो बंदा है आपका, तीनों बंदों के लिए है, क्योंकि ये जो तीनों बंदे होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज वेल एज ईसीज, इन सबको बराबर सैलरी और बाकी सारे प्रिविलेजेस वगैरह बराबर दिए जाते हैं। इनके पास में सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर का कोई पोस्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्शंस को मैनेज करने का, कंडक्ट करने का। एक सर्च कमेटी होती है सबसे पहले। सर्च कमेटी में मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हेड करते हैं। दो और मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरी रैंक या उससे ज्यादा के। 5 कैंडिडेट्स का पैनल प्रिपेयर करते हैं, फिर इस नाम को भेजते हैं सिलेक्ट कमेटी के पास। सिलेक्ट कमेटी कमेटी मेंबर्स की बात किया जाए तो पीएम होते हैं चेयरपर्सन। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी भी इसमें शामिल रहते हैं। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको पीएम ने नॉमिनेट किया है वो भी रहते हैं, और ये नामों को रिकमेंड करके भेजते हैं पीएम के पास, सॉरी प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और बाकी प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब बोला है कि फेयर ट्रायल की वजह से एक पर्टिकुलर बंदा है उसको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ट्रायल के दौरान बहुत सारी कमियां जो हैं वो पाई गई हैं। इसमें जो बंदा है उसको प्रॉपरली लीगल रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं दिया गया है। इसकी वजह से फेयर ट्रायल उसका नहीं हुआ है, मतलब अपेलेंट जो है उसके साथ प्रॉपरली न्याय नहीं हुआ। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का 2019 का केस जो है उसको उन्होंने सबसे पहले देखा, और उन्होंने बोला कि जो लीगल एड है, कानूनी सहायता जो है, वो आपकी इफेक्टिव और मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी बंदे को बस अपॉइंट कर दिया, नहीं, एक प्रॉपर बंदे को अपॉइंट कीजिए। ये आर्टिकल 21 में फैसिलिटी देश के नागरिकों को दी गई है। अब फेयर ट्रायल का मतलब रहता है कि ये हमारा एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट आ जाता है। ठीक है, इससे इंडिविजुअल्स को हमारे लीगल सिस्टम में प्रॉपरली ट्रायल किया जाता है, जैसे अजमल कसाब को भी किया गया। फेयर ट्रायल से किसी भी इंसान को अगर अनलॉफुल तरीके से आप जबरदस्ती उसके ऊपर केस लाद के उसको किसी भी प्रकार से जेल में डाल रहे हो, फांसी पे लटका रहे हो, तो ये उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाता है ना, फंडामेंटल फ्रीडम का वायलेशन आ जाता है। अब देखो, इसमें कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ, जो कोर्ट एज्यूम करके चलता है। जैसे सबसे पहले रहता है आपका प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि एक हमारा पर्टिकुलर केस था। केस का नाम था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नरेश। उसमें बोला गया कि हर बंदा जो कि एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उसको इनोसेंट माना जाएगा जब तक कि आप उसको गिल्टी प्रूव ना कर दो। बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे लाया करता है जिसने आरोप लगाए हैं उसके ऊपर। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला एक केस आता है, श्याम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें आर्टिकल 50 का हवाला देते हुए बोला गया है कि जजेस जो हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का दबाव नहीं रहेगा, तो जिससे जुडिशियल इम्पार्शियलिटी होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल के लिए हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आर्टिकल 21। इसमें बोला गया है कि ट्रायल की जो प्रोसीडिंग्स में जो डिले होता है, इससे इंसान का राइट टू लाइफ और लिबर्टी वो खतरे में आता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपर्डी, आर्टिकल 20 आ जाता है। इसमें बोला गया कि किसी भी इंसान को आप दो बार एक ही कांड के लिए पनिश नहीं करोगे, लीगल सर्टेनिटी मेंटेन की जाएगी, रिपीटेड प्रोसिक्यूशन किसी भी इंसान को नहीं दिया जाए। तो राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में भी आ जाता है, जैसे कि इक्वलिटी बिफोर ट्रिब्यूनल, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 10 में आता है। हर किसी को राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल के द्वारा उपलब्ध है। राइट टू अपील भी आ जाता है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर्टिकल 14, कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स को एक हायर कोर्ट के रिव्यू की जरूरत भी होती है उनके कन्विक्शन के बाद। और उसके बाद हमारा आता है रोम स्टैट। इसके द्वारा जो भी लोग जिनको ग्रेवेस्ट क्राइम्स के लिए अक्यूज किया गया है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, बेसिक लीगल प्रोटेक्शन उनको भी दी जाती है। एंटी साइक्लोन की बात करते हैं तो एक्सपर्ट ये मानते हैं कि एंटी साइक्लोन की जो प्रेजेंस है समुद्र के ऊपर, उसकी वजह से मुंबई का टेम्परेचर बढ़ रहा है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि साइक्लोन से अपोजिट एंटी साइक्लोन में
जो एयर है वो नीचे की तरफ क्या करती है, सबसाइड करती है, सिंक करती है, डाइवर्जिंग एयर होती है। इसकी वजह से क्या हो रहता है, आपका हाई प्रेशर जनरेट होता है, जबकि साइक्लोन में बीच में लो प्रेशर जनरेट आपका होता है। यहाँ के जो प्रेशर ग्रेडियंट हैं वो छोटे होते हैं, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो रहता है वो काफी ज्यादा छोटा रहता है, साइक्लोन में काफी बड़ा रहता है। और उसके साथ साथ विंड्स काफी बढ़िया से चलती हैं, चिल कंडीशंस रहती हैं। मतलब आप इसको समझ सकते हो फेयर वेदर। जब भी मौसम अच्छा है आप समझ लो एंटी साइक्लोन चल रहा है। व्हाइट विंग्ड डक की बात करते हैं, एस्कार कॉर्नेस स्किचुलेटा। अब देखो भैया, एक रेयर पेयर व्हाइट विंग डक का स्पॉट किया गया था हमारे दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। कहाँ लाया करता है ये लाया करता है इन असम। नेचर की बात किया जाए, ये इल्यूसिव होती है, छुपती छुपाती फिरती है लोलैंड में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में और वेटलैंड्स में। ये पाई जाती है इंडो मलायन यानी कि इंडो मलेशिया के बायोज्योग्राफिकल एरियाज में। ठीक है, वहीं के एंडेमिक है, वहीं की नेटिव है ये। फिजिकल मेकअप की बात की जाए तो इसके ऊपर व्हाइट पैचेस इसके विंड्स पे आप लोग देख सकते हो, और अलग तरह की आवाज निकालती है। इसको बोला जाता है घोस्टली, कौन से मीम याद आ गया, इसको स्टेट बर्ड का दर्जा दिया गया है असम का, और इसको बोला जाता है देव हान यानी कि स्प्रिट डक। ठीक है, WPA 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। व्हाइट विंग डक कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान असम गवर्नमेंट ने लागू किया था 2022 में। IUCN ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा हुआ है। अब आगे की कहानी सुनो मित्रों की, फ्लाइटलेस अंटार्कटिक मिथ, जिसको बेल्जिया अंटार्कटिका बोला जाता है, उसके बारे में। ये अंटार्कटिका की ओनली नोन नेटिव इंसेक्ट स्पीसीज है, मतलब एकमात्र कीड़ा जो वहां को बिलोंग करता है। फ्लाइटलेस मतलब उड़ नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है ना। ये न्यूज में रिसेंटली देखा गया था। इसको एक एक्सट्रीमोफाइल की कैटेगरी में भी रखा जाता है, मतलब कि एक्सट्रीम कोल्ड में, वेदर में ये सरवाइव कर सकता है। ठीक है, दो स्टेज का सर्वाइवल स्ट्रेटेजी ये फॉलो करता है, जिसने कहीं सीखा भीगा नहीं है। इसको 2 ईयर लाइफ साइकिल कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ईयर 1 के अंदर में क्या रहता है, ये इनरोल करता है कोर्स में जिसका नाम है क्वेजेंस। ठीक है, ईयर 1 यानी कि तुरंत क्या करता है, ये डोरमेंसी में चला जाता है, चिल करने चला जाता है, सोने के लिए चला जाता है। ठीक है, स्विफ्ट ट्रांजिशन के लिए। और उसके बाद में ईयर 2 में ये करता है ऑब्लिगेट डाया पॉज। पॉज से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। एक शेड्यूल्ड डोरमेंसी होता है जिसमें एनर्जी एक्यूमुलेट करने के बाद में जाता है। अदर टाइप की डोरमेंसीज की बात करें तो हाइबरनेशंस के बारे में आपने सुना होगा। बेयर वगैरह, पोलर बेयर्स वगैरह हाइबरनेशन में चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म विंटर डोरमेंसी रहती है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, कम जरूरत पड़ती है खाने पीने की, बेयर्स करती हैं, ग्राउंड स्क्विरल्स करती हैं। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, इसको बोला जाता है एस्टिवेशन। ये समर डोरमेंसी होती है। हीट को एस्केप करने के लिए तकरीबन आप मिट्टी विट्टी में खोद के अंदर की तरफ गड़ जाते हैं, जैसे लंग फिश हो गई, स्नेल्स वगैरह हो गए। और एक और टर्म होता है, इसको बोला जाता है ब्रूमेशन। कोल्ड इंड्यूस्ड डोरमेंसी होती है रेप्टाइल्स में, लाइक स्नेक्स में और टर्टल्स में, ये भी मिट्टी विट्टी के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ट्रेल गार्ड AI ने क्या किया है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पोचिंग, पोचिंग मतलब शिकार होने से रोक लिया है, मदद किया है काफी ज्यादा। कैसे? एंड टू एंड कैमरा बेस्ड अलर्ट सिस्टम है, जिसको डिजाइन इसलिए किया गया है कि भैया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और को मैनेज किया जा सके, मूवमेंट्स वगैरह को ट्रैक किया जा सके, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एक्जिस्टेंस रिमोट एरियाज में एक साथ हो सके। तो इसके अंडर में एक ऑटोनोमस डिटेक्शन होता है टारगेट ऑब्जेक्ट्स का, है ना। जैसे पोचर्स वगैरह जो है, वाइल्ड लाइफ एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह में अपने डिजिग्नेटेड एरिया के बाहर जा रही हो तो रियल टाइम अलर्ट ट्रांसमिशन भेजे जाते हैं, मतलब GSM का यूज किया जाता है। लॉन्ग रेंज रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सैटेलाइट का यूज किया जाता है, और रैपिड रिस्पॉन्स आपके जनरेट किए जाते हैं। इसका छोटा साइज होता है तो इससे आप इसको इजिली वेंडलाइज नहीं कर सकते, स्पॉट ही नहीं होता है ना, और थेफ्ट भी बहुत कम होती है इसकी। और अगर हम सिमलीपाल की बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में घोषित किया गया था। उसके बाद यूनेस्को ने इसको बायोलॉजिकल रिजर्व्स की कैटेगरी में 2009 में जोड़ भी लिया था। रिवर्स आती हैं सलांदी, काहाइरी और देव। यूक्रेन की बात करते हैं जिसकी कैपिटल है कीव, तो यूके पीस कीपिंग ट्रूप्स को यूक्रेन में भेजना चाह रहा है, अगर उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो। यूक्रेन की लोकेशन, तो ये पड़ता है हमारा ईस्टर्न यूरोप में।
सबसे पहली बात तो ये ईस्टर्न यूरोप में लाई करता है। सेकंड लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री है रशिया के बाद में। बॉर्डरिंग कंट्रीज में ऊपर की तरफ बेलारूस आ जाता है। यहाँ देखोगे तो भैया हंगरी नहीं दिखा रहा है, लेकिन इनके पास में जो है हंगरी जो है, हंगरी, हाँ मैं हंगरी लिख रहा था, वो भी आ जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ मोल्डोवा जो है वो भी आता है। रोमानिया वो भी आता है, जहाँ फ्लैट ड्रैकुला रहते थे। और रशिया तो आपको पता ही है, और इसके साथ साथ स्लोवेकिया, इनकी बॉर्डर कंट्रीज हैं। और वाटर बॉडीज में आपका ब्लैक सी आ जाता है यहाँ पे, और ये आ जाता है सी ऑफ अजोव। माउंटेन रेंजेस में इनके पास आती हैं कारपैथियंस। ठीक है। और क्रीमिया के माउंटेन्स आते हैं, जिनको क्रीमियन माउंटेन्स कहा जाता है। रिवर्स में नाइपर है आ जाती है इनकी। ठीक है। यूक्रेन की सबसे बड़ी रिवर है, डेन्यूबे रिवर आ जाती है। और उसके साथ साथ डनास्टर रिवर भी यहाँ पर आ जाती है। इसको ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है, बिकॉज ये व्हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का, जहां से आपका अनाज जाता है। ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सनफ्लावर सीड्स का भी। ठीक है। सनफ्लावर यहाँ का नेशनल फ्लावर भी है। और यहाँ पे चेरनोबिल जो आपका डिजास्टर हुआ था, जिसके ऊपर एचबीओ ने एक सीरीज भी बनाई हुई है, वो चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी 1986 में यहाँ हुआ था। और यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती है सेंट सोफिया कैथेड्रल आता है, जो कि कीव में इनकी कैपिटल में सिचुएटेड है। उसके बाद तीन रेयर का कल्याण चालुक्यन एरा कन्नड़ इंस्क्रिप्शन तेलंगाना में डिस्कवर किए गए हैं। 1129, 1130 और 1132 सी को बिलोंग करते हैं। एम्परर थे सोमेश्वर थर्ड भूलोक मल्लदेवा ऑफ द कल्याण चालुक्य डायनेस्टी। ये पहला इंस्क्रिप्शन है जिसमें बीजेश्वर टेम्पल के डिटेल के बारे में बताया गया है, कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। और एक लोकल चीफ जो था उसको जो डोनेशंस दिए गए थे उनके बारे में भी बताया गया। सेकंड और थर्ड इंस्क्रिप्शन जो है इनमें भी टेम्पल को दिए जाने वाले डोनेशंस के बारे में बताया गया। अब अगर हम कल्याण चालुक्यन एरा की बात करते हैं, इनको लेटर या फिर वेस्टर्न चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो लेटर चालुक्य आपके चालुक्य ऑफ बादामी या वातामी के ही डिसेंडेंट्स। ठीक है। इनका जो राजा था, राजा का नाम था तैला सेकंड, ही वाज द फर्स्ट। नाम में सेकंड था लेकिन बंदा फर्स्ट था। ठीक है। इसने राजराज चोल को हराया था 1992 एडी में, और डेक्कन में रूल भी किया था कुछ सालों तक। उस टाइम पे इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज कल्याण, यानी कि बीदर। ठीक है। बहुत सारे टेम्पल्स इन लोगों ने बनवाए हैं, लाइक एक इनका टेम्पल आता है काशी विश्वेश्वरवरा। ठीक है। ये आ जाता है लकुंडी में। मल्लिकार्जुन नाम का टेम्पल आता है कुरुवती में। कल्लेश्वर टेम्पल आता है बगाली में। और महादेव टेम्पल आता है एटगी में। पीडीएफ में सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ स्टेप्ड वेल्स भी बनवाए हैं। कल्याण चालुक्य जो है वो जाने जाते हैं अपने अलग अलग तरीके स्टेप वेल्स बनवाने के लिए, जैसे कि पुष्करनी हो गया आपका। ठीक है। त्योहारों पे पर्वों पे उस पे बेथिंग वगैरह की जाती थी। मणिकावेश्वर टेम्पल आ जाता है लोकुंडी में। लिटरेचर की बात किया जाए तो लिटरेचर में संस्कृत और कन्नड़ में काफी सारे वर्क लिखे गए हैं इनके इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है। जैसे कि आपका पंपा, रन्ना, दुर्गा सिम्हा, नागा वर्मा, इस तरह के बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पे रहा करते थे। मोस्टली ये लोग सैविजम थे, भगवान शैव के पंथ को फॉलो करते थे, जैसे कि पशुपता, लकुलिशा एंड काला मुखा। और बहुत तरह के सोशल और रिलीजियस मूवमेंट्स भी चले हैं, जिसमें से एक प्रोमिनेंट आ जाता है लिंगायत वायदा बसवन। उसके बाद आता है कि ब्राजील अप्रूव्ड एंट्री इनटू ओपेक प्लस। सबसे पहली बात तो ओपेक की बात करते हैं। ओपेक एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 12 ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग नेशंस आ जाते हैं, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। इसको क्रिएट किया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबियन, वेनेजुएला। वही काम है कि एक तरीके से एक कार्टेल का काम करना है, माफिया का काम करना है। मेंबर कंट्रीज पेट्रोलियम पॉलिसीज बनाएंगी, फेयर और स्टेबल प्राइसेस को मेंटेन करेंगी पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स के लिए। हेडक्वार्टर लेकिन इनका आ जाता है इन वियना, दैट इज इन ऑस्ट्रिया। और उसके बाद में यूएस ने शेल सेल आउटपुट जब आपका बढ़ाया था, तो ओपेक ने बाकी 10 और बाकी के ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के साथ में कुछ करार किया 2016 में। और बाकी की बहुत सारी कंट्रीज को इंक्लूड किया और ओपेक प्लस नाम का संगठन बनाया। पोर्ट ऑफ कॉल की बात करते हैं तो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी, उसने एंटर किया है पोर्ट स्टैनली में। यार ना, स्टैनली, पोर्ट स्टैनली में एंटर किया है पोर्ट ऑफ कॉल के तौर पे, है ना। इनका प्रोग्राम चल रहा है नाविक सागर परिक्रमा सेकंड।
ये जो सेकंड फेज है इसमें ये सर्कम नेविगेशन कर रहे हैं पूरे के पूरे ग्लोब का। अब ये जो पोर्ट स्टैनली है ना, ये सिचुएटेड है फॉल्कलैंड आइलैंड्स में। ठीक है, बेसिकली ये कैपिटल ही आ जाता है फॉकलैंड आइलैंड्स का। पोर्ट ऑफ कॉल की बात करते हैं तो पोर्ट ऑफ कॉल एक बीच का ऐसा इंटरमीडिएट पोर्ट आ जाता है जहां पर शिप्स क्या जाते हैं, सप्लाईज लेते हैं, रिपेयर्स करवाते हैं, ट्रांसशिपमेंट करते हैं कार्गो का। जैसे एडेन आ गया, होनोलुलु हो गया, सिंगापुर हो गया। उसके बाद में एपेडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इन्होंने एक पर्टिकुलर आपका प्रोग्राम आपका ऑर्गेनाइज किया था इंडियन एक्सपोर्टर्स का, एट बायो फैक्ट 2025। ये जर्मनी में कंडक्ट किया गया। ये वर्ल्ड का लीडिंग ट्रेड फेयर है ऑर्गेनिक फूड के लिए। अपेडा की बात करें, ये एपेक्स बॉडी आ जाती है हमारे देश में एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट से रिलेटेड। एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बाहर के देशों में बढ़ाना है, इंडिया में लोगों को जागृत करना है कि भैया अपना सामान बाहर भेजो। मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 के अंडर में स्टेब्लिश किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्टेचुटोरी बॉडी है। फंक्शंस वही आते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके एक्सपोर्ट के लिए हमें बढ़ाने हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको देना है, इंस्पेक्शन करना है मीट का, मीट प्रोडक्ट्स का, स्लॉटर हाउसेज में प्लांट्स की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, स्टोरेज प्रीमाइसेस कैसे हैं। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड की हेल्प भी लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इनकी भी हेल्प लेते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बाहर भेजने के लिए। उसके बाद डीडीओएस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डीडीओएस जो है उन्होंने कर्नाटक के कावेरी 2.0 पोर्टल पे अटैक किया। इसके द्वारा किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को ओवरलोड किया जाता है, किसी भी नेटवर्क को ओवरलोड किया जाता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर दिया जाए और वो बाकी लोगों के लिए कंप्लीटली इनएसेसिबल हो। यानी कि ये एक ब्रॉडर कैटेगरी का पार्ट है जिसको डीओएस एक्ट अटैक बोला जाता है, यानी कि डेनायल ऑफ सर्विस अटैक बोला जाता है, जिसमें सारे साइबर अटैक आ जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे आप नेटवर्क और सर्विसेज को कमजोर कर देते हैं। ये यूनिक होते हैं, क्यों? क्योंकि ये ट्रैफिक को भेजते हैं आपके मल्टीपल सोर्सेज से। बॉटनेट्स होते हैं यूजली, मल्टीपल सोर्सेज से आपके ट्रैफिक को भेजा जाता है एकदम एक साथ। जैसे आप करते हो ना, यूपीएससी की वेबसाइट को आप अवेल करने की कोशिश कर रहे हो, लास्ट दिन है, फॉर्म भरना है, रिजल्ट आने वाला है, चलो भैया चेक कर लेते हैं, है ना। तो एकदम से वो साइट क्या हो जाती है, हेल्ड अप हो जाती है। तो इससे क्या करते हैं, ये बॉटनेट का इस्तेमाल करते हैं, हाईजैक्ड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, और उनको एक साथ क्या करते हैं, सर्वर पे थ्रेस्ट कर देते हैं, जिससे सर्वर आपका जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। रिपब्लिक ऑफ कोस्टारिका कैपिटल सैन होसे की बात करें तो कोस्टारिका ने बोला है कि हम एक ट्रांजिट हब के तौर पे काम करने को तैयार हैं। यूएस से जो भी आपके इंडियन इमिग्रेंट्स हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, वहां पर आप उनको कुछ टाइम के लिए हमारे पास रख सकते हैं। कोस्टा रिका पनामा के पास में आ जाता है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन इज सेंट्रल अमेरिका का एस्थमस। पनामा एस्थमस के साथ ही सिचुएटेड है। इसके बॉर्डर्स में ऊपर निकारगुआ है, निकारगुआ सॉरी निकारगुआ नॉर्थ में आ जाता है। पनामा साउथ ईस्ट में आ जाता है, कैरेबियन सी, और उसके ऊपर अटलांटिक सी जो है वो आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और पैसिफिक ओशन इनके साउथ वेस्ट में। मेजर माउंटेन रेंजेस में है कॉर्डिलेरा वोल्केनिका नॉर्थ में, और कॉर्डिलेरा डे टेलामेंका ये है इनके साउथ में। हाईएस्ट पॉइंट का नाम है माउंट चिरिपो। नोटेबल वोल्केनोज आ जाते हैं, इराहू आ जाता है, पुआस आ जाता है, और एरेनल भी आ जाता है। यहाँ का क्लाइमेट पनामा की तरह ही हॉट और ह्यूमिड आ जाए। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल एट जोगीघोपा असम में इसको इनॉग्रेट किया है, जो कि सिचुएटेड है भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में। इस टर्मिनल का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इंडिया के बायलैटरल ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, इसका मतलब होता है लोगों का, गुड्स का मूवमेंट नेविगेबल वाटरवेज में, मोस्टली रिवर्स में, कैनाल्स में, लेक्स में, और बाकी इनलैंड वाटर बॉडीज में, यूजली मोटराइज्ड जो नावें होती हैं उनकी हेल्प से। ठीक है, अगर कानून की बात करते हैं तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, IWAI बोलो इसको, इसको बनाया गया था 1986 में एक एक्ट के बाद में। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में नेशनल वाटरवेज यानी कि राष्ट्रीय जल मार्गों की डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और रेगुलेशन का काम करता है। 111 इनलैंड वाटरवेज हमारे नेशनल वाटरवेज घोषित किए गए हैं, और आपका एक पर्टिकुलर एक्ट आया था, उसके द्वारा 100 साल पुराना इनलैंड वेसल एक्ट खत्म किया गया, और इनलैंड वेसल्स और उनकी सेफ नेविगेशन को इंश्योर किया गया।
ठीक है। अगर हम IWT जोगी गोपा की बात करते हैं तो ये आ जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। इसको पोर्ट ऑफ कॉल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पोर्ट ऑफ कॉल तो अभी मैंने आपको बताया ही था। अब आगे बात करें अगर हम, तो CCI ने ड्राफ्ट रेगुलेशंस इशू की हैं ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या सिनेरियो है, देखो भैया, ये जो ड्राफ्ट इशू किया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इसके द्वारा किसी भी चीज की कॉस्ट को डिटरमाइन करने की मेथोडोलॉजी को किया जा रहा है रिफॉर्म, ताकि प्रिडेटरी प्राइसिंग ना की जा सके। एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होती है, देखो प्रिडेटरी प्राइसिंग नाम से पता चल रहा होगा ना, शिकार किया जा रहा है किसी का, बिल्कुल वैसा ही होता है। शिकार किया जाता है, लोगों की जेब काटी जाती है एक तरीके से। किसी भी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए, यानी कि उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है ना, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आप कम में बेच रहे हो। अब कोई इंसान किसी भी चीज की लागत से कम, प्रोडक्शन कॉस्ट से कम क्यों बेचेगा? क्योंकि वो क्या करना चाहता है, अपने कंपटीशन को रिड्यूस या एलिमिनेट करना चाहता है। क्योंकि कंपटीशन तो सरवाइव नहीं कर पाएगा ना। एक आपको अगर कोई चीज 100 रुपए की पड़ रही है, तो आप उसको ज्यादा ज्यादा 110 में बेचोगे प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन अगर सामने वाला बंदा उसको 80 रुपए में बेच रहा है, तो मतलब कुछ तो वो कर रहा है ना, वो आपको मार्केट से बाहर कर रहा है। ठीक है। दूसरे फॉर्म्स पे आ जाते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के, जैसे कि प्राइस फिक्सिंग होता है। प्राइस फिक्सिंग में क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियली हाई लेवल पे आपका जो है प्राइस को कॉम्पिटिटर्स क्या कर देते हैं, एक बढ़िया लेवल पे रख देते हैं। ठीक है, सेट कर देते हैं प्राइसेस को एक आर्टिफिशियली हाई लेवल पे, सेम प्राइस पे कॉम्पीट नहीं करते हैं। इससे ये आ जाता है कि भैया इनका प्रोडक्ट तो बहुत तगड़ा है, बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ। ठीक है। उसके बाद में पेटेंट का मिसयूज भी किया जाता है, कि पेटेंट्स का यूज करके कंपटीशन को रोका जाता है। जैसे कि पेटेंट जो है उनको खरीद लिया, ताकि दूसरी कंपनीज को सू किया जा सके। उसके साथ में रहता है कोल्यूसिव बिडिंग, यानी कि कंपनीज एक साथ कोल्यूशन करती, कोल्यूड करती हैं, मिल जाती हैं। और उसके बाद में जो बिडिंग प्रोसेस होता है, खासकर गवर्नमेंट की फील्ड में या कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसमें वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से कम आपका बिडिंग करती ही नहीं है। ठीक है। उसके साथ साथ हमारा एक प्रोसेस आता है टाइंग एंड बंडलिंग। इसमें क्या रहता है आपका, टाइंग और बंडलिंग में कंपनी जो है वो कस्टमर से बोलती है कि भैया आप एक प्रोडक्ट हमसे खरीदो, है ना। अगर आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, और क्या नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, आप अगर एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप ये वाला प्रोडक्ट भी साथ में खरीद लो। इससे क्या रहता है कि एक प्रोडक्ट तो जा रहा है, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट की नीड या नेसेसिटी जो है वो क्रिएट करी जाती है। जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आदत डाल दी जाती है। फिर आता है WHO ने अनाउंस किया है 2025 को कि भैया इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज को हम अपडेट करेंगे, ICD-11 को, जो स्टैंडर्डाइज ग्लोबल सिस्टम है WHO के द्वारा, जिसमें डिसीजेस को क्लासिफाई किया जाता है, हेल्थ कंडीशंस को क्लासिफाई किया जाता है। अब इसमें आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को भी शामिल कर दिया गया है। पहली बार 1893 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। करंटली इसका 11th रिवीजन है ICD-11 का। ठीक है। ग्लोबल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ICD-11 अपडेट की बात किया जाए तो इसके द्वारा मल्टीलिंगुअल सपोर्ट डेवलप किया जाएगा। इसमें आपका आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, ये सब चीजें भी इंक्लूड करी जाएंगी। लेख किवू की बात करते हैं तो लेख किवू जो है उन्होंने क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो जो है, ठीक है नहीं, यहाँ पर कुछ इंसिडेंट हुआ था, मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, मतलब इसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। एक आर्म्ड ग्रुप था, एक सशस्त्र बल आ जाता है, कोई टेररिस्ट टाइप का ग्रुप आ जाता है। उन्होंने यहाँ की एक लेक साइड की सिटी आती है, उस सिटी का नाम आता है गोमा, जो कि DRC में पड़ती है, उसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ है, एक तरफ आ जाता है आपका रवांडा, एक तरफ आ जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वॉल्केनिक ओरिजिन का है, यानी कि ये जो लेक है ये वॉल्केनो की वजह से स्टार्ट आपका जनरेट हुआ था, जो कि लाई करता है अल्बर्टाइन रिफ्ट पे, सिस्मिली सिस्मिकली एक्टिव रीजन। इसके बाद इसका क्या रहता है, यहाँ पर एक रिवर आती है, दैट इज रूसिसी रिवर, जो कि यहाँ से निकल के जो है लेक तंगाइनेका में फ्लो करती है। इसके अंदर में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा एक हेल्थ हजार्ड क्रिएट कर सकता है। हेल्थ हजार्ड को बोला जाता है लिम्निक
इरप्शन, लिम्निक इरप्शन। लिम्निक इरप्शन एक नेचुरल डिजास्टर है जो तब आता है जब लीक क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ में मीथेन को रिलीज करता है। उसके बाद इंटेंसिफाइड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज स्क्रीनिंग कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये जो कैंपेन है ये आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि NPNCD का पार्ट आ जाता है। इसके अलग अलग डिवीजन सेटअप किए गए हैं प्रोग्राम को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, इनका काम आ जाता है 100% स्क्रीनिंग करनी है 30 ईयर से ऊपर के सारे बंदों की। डायरेक्टर जनरल जो है आपका DDG जिसको बोला जाता है वो टेक्निकल हेड है डायरेक्टरेट जनरल सर्विसेज का। इसके साथ साथ इसमें आपकी जो भी प्रिवेलेंट एनसीडीज आ जाती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, 3 कॉमन कैंसर्स, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल, उनकी स्क्रीनिंग आपकी फ्री में 20 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक, आपको याद होगा आपकी सिटीज वगैरह में कराई होगी। डोर टू डोर लोगों तक पहुंचा गया, कैंप लगाए गए, मेडिकल सप्लाईज वगैरह दी गई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट ने मेजोरेना 1 क्वांटम चिप को इंट्रोड्यूस किया है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम चिप है जिसमें आपका नया टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर लगा है। इससे क्वांटम कंप्यूटर्स का पूरा आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ज्यादा स्केलेबल हो जाएंगे कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स के तौर पे। ये हमारा पहली बार इन लोगों ने यूज किया है कंडक्टर टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर मेथड यूज किया है। स्पेशल कैटेगरी होती है मटेरियल की जो एक नया स्टेट ऑफ मैटर डेवलप कर सकता है, जो ना तो सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, ना गैस होता है, टोपोलॉजिकल स्टेट में होता है। मटेरियल आपका बनाया गया है इंडियम आर्सेनाइड का। ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है और एल्यूमिनियम को सुपर कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आर्टिकल 1014 की बात करें तो एक जेल्ड MP हैं जिन्होंने कहा पुल्स आ गई पुल्स ठीक है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और बोला कि मुझे जो है पार्लियामेंट को अटेंड करने दो। ठीक है, टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 101 सेक्शन 4, यानी कि 60 डेज तक अगर कोई MP जो है एब्सेंट रहता है सारी मीटिंग से विदाउट परमिशन, तो हाउस उसकी सीट को वैकेंट घोषित कर सकती है। 60 डेज, ठीक है। लेकिन 60 डेज डू नॉट काउंट फॉर, कोई भी ऐसा पीरियड नहीं होता है जब हाउस आपका प्रोरोग्ड हो तो भी नहीं काउंट होता है आपका। हाउस आपका एडजर्न हो तो भी काउंट जो है वो नहीं रहेगा फॉर मोर देन 4 कंसेक्यूटिव डेज। माउंट डुकुनो की बात करते हैं तो रिसेंटली एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है माउंट डुकुनो इन इंडोनेशिया। इसकी हाइट है अराउंड 1087 मीटर्स अबव सी लेवल। इंडोनेशिया में टोटल 127 एक्टिव वॉल्केनोज हैं जिनमें से ये एक है। इसकी लोकेशन आती है हाल महेरा आइलैंड पे। मेजर वॉल्केनोज कौन कौन से इरप्ट हुए इंडोनेशिया में? माउंट मेरापी, ये हुआ है भैया जो योगकर्ता की सिटी के पास में आता है। माउंट रोएंग जो है वो भी हुआ है। स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो वहां के सुलावेसी आइलैंड्स में लाई करता है। और आपका माउंट लेवोटोबी आ जाता है जो कि फ्लोरेस आइलैंड के पास सिचुएटेड है। उसके बाद विजय दुर्ग यानी कि फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है, हेडक्वार्टर आता है हमारा ईस्टर्न आर्मी कमांड का। इसका नाम जो है फोर्ट विलियम रख दिया, नो सॉरी विजय दुर्ग रख दिया गया। ठीक है, इनिशियली इसका नाम किंग विलियम थर्ड ऑफ इंग्लैंड के नाम पे रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। अब विजय दुर्ग से इसका जो नाम है वो महाराष्ट्र के जो सिंधु दुर्ग जो कोस्ट है, जो कि एक नेवल बेस के तौर पे सर्व किया करता था छत्रपति शिवाजी महाराज के रेन में, उसको ट्रिब्यूट दी गई है। हुगली रिवर के बेस पे सिचुएटेड है। पर्सनल ओपिनियन की बात तो अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से इंडिया के वेस्ट कोस्ट की अचीवमेंट्स को इंडिया के ईस्ट कोस्ट की अचीवमेंट पे लागू नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ के जो खुद के एक लोकल लीडर्स हैं, यहाँ की जो लोकल हिस्ट्री है उसके हिसाब से उसको रखना चाहिए था ताकि शायद थोड़ा एक नई चीज क्रिएट होती, मेरा मानना है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम की बात करेंगे तो एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। पायलट फेज 2 इसका स्टार्ट हो चुका है आपका। इंडिया की यंग पॉपुलेशन को यूज करना है। 12 महीने का पेड इंटर्नशिप जो है वो उनको दिया जाता है इंडिया की टॉप कंपनीज में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसके साथ डील करती है। बेनिफिशरीज की एज 21 से लेकर 24 साल तक होना चाहिए जो किसी फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम में इनरोल्ड नहीं है। यानी कि 5,000 आपका जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। उसके बाद वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस 6,000 का भी दिया जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज भी आपको दी गई है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर।
उसके बाद बायोमार्कर्स, एक टीम है हमारे रिसर्चर्स की इंडिया में, उन्होंने कॉमन मेटाबोलाइट्स अक्रॉस कैंसर को ढूंढा है। तो मित्रों, ये जो करंट अफेयर्स हैं आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सीडीएस ड्राइव का लिंक आपको दे रखा होगा नीचे। वहां जाओगे करंट अफेयर्स वाले फोल्डर में, यहाँ वीकली करंट अफेयर्स में जाना, 2025 में जाना, फैब में जाना, आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स वहां से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। प्लस आप एमसीक्यूज वगैरह भी डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, ये जो बैच है हमारा, इसमें आईएमए का फीस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 25 से लेके 30,000 तक रहेगा फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द बैच, इसी के आसपास रहेगा। ठीक है, काफी ज्यादा चीजें होती हैं, काफी सारा होता है भाई, इतनी फीस जस्टिफाइड है। और ओटीए का जो स्पेसिफिकली फीस है वो आपका रहेगा अप्रोक्सीमेटली 20,000। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट एग्जैक्ट फिगर आपको पता चल जाएगा। और अगर आप ओटीए प्लस एफकैट लेना चाहते हैं, मतलब वो गर्ल कैंडिडेट्स जो ओटीए तो कर ही रही है, मतलब जीके और इंग्लिश तो उनके पास है ही है, बट उसके साथ साथ एफकैट का जो कुछ कॉमन सिलेबस आ जाता है, कुछ पर्टिकुलर मैथ्स के चैप्टर हैं, कुछ पर्टिकुलर रीजनिंग वाली चीज आ जाती है, वो अगर लेना चाहते हैं तो उनके लिए प्राइस डिफरेंट रहेगा। दैट विल बी बिटवीन 20 से लेके 25,000 के बीच में। ठीक है, आईएमए वाले जो हैं इनको तो एफ कैट का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली इसी के अंदर हो ही जाएगा। अगर आप इस बैच में एनरोल कर रहे हैं तो इस बैच में आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आना पड़ेगा कि देखो मेहनत लगेगी। ठीक है, आप, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास वो कैंडिडेट आए जो कि फुल टाइम के लिए अपना डेडिकेशन दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी एक एक्टिव जॉब है या फिर कुछ और चल रहा है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है मैनेज करना। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी जॉब थी या मेडिकल इश्यूज आए, उन्होंने कोर्स से ड्रॉप कर दिया, क्योंकि जॉब के साथ मैनेज करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, और ये प्रिपरेशन काफी ज्यादा डिमांडिंग आ जाती है ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग फुल टाइम आए, और आप आ रहे हैं तो हॉस्टल में एकोमोडेशन लें, सो दैट मैं 24 घंटे आप लोगों को एक तरीके से थ्रस्ट कर सकूं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके जो भी असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, उन असाइनमेंट्स का प्रॉपर एवेल्युएशन होता है। असाइनमेंट्स आपके डेली चेक किए जाते हैं, उसके बाद में रिपोर्ट बैक किया जाता है। आप चाहें तो आप अपने पेरेंट्स को भी मेरे साथ टच में रख सकते हैं। वैसे एनडीए के जो बच्चे होंगे उनके तो भैया हम पेरेंट्स के साथ बिल्कुल टच में ही रहेंगे। सीडीएस वालों में सबके साथ में नहीं रहते हैं, जब तक कोई बहुत ही ज्यादा कर्म कांड ना कर रहा हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, है ना। कोई बहुत ही ज्यादा अलग चीज है तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो भाई सबसे लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको इनरोल करना है तो इनरोल करने के लिए यू कैन, अपने माथे पे लिखता हूं मैं, DM@8839961158, इस नंबर पर आप लोग डीएम कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, बढ़ाओ भैया यार। टेलीग्राम पे आप स्कैन कीजिए, यहाँ से आप सारी की सारी पीडीएफ्स वगैरह को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सब कर सकते हो भैया, जो तुम्हारी मर्जी में है। ठीक है, चलो, जय हिंद टू यू ऑल।